हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखो, ज्योग्राफी की हम क्लासेस चला रखे हैं यहाँ पर, बिल्कुल रेगुलर तरीके से क्लासेस चल रही है हमारी। पूरा सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो आज अभी कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हमारा लाइव अचानक बंद हो गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि चलो इस वीडियो को हम विदाउट लाइव ऐसा डायरेक्ट अपलोड कर दें। ठीक है, तो जो हमारी पिछली क्लास थी, जो चैप्टर सेकंड था, वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ था कि ज्यामितीय आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम प्रयास ईली डी ब्यूमॉन्ट ने किया था। ठीक है, ज्यामितीय आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ईली डी ब्यूमॉन्ट ने किया था। ठीक है, और ईली डी ब्यूमॉन्ट ने एक परिकल्पना दी थी भाई, उस परिकल्पना का नाम है डोडेकाहेड्रन परिकल्पना। क्या नाम है उस परिकल्पना का? नाम है डोडेकाहेड्रन परिकल्पना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डोडेकाहेड्रन परिकल्पना किसने दी थी? तो वो दी थी ईली डी ब्यूमॉन्ट ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि महाद्वीपीय विस्थापन होता क्या है। ठीक है, देखो, महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है? महाद्वीप का मतलब महाद्वीप होता है, विस्थापन का मतलब होता है गति करना, कि जो स्थलखंड हैं, जो महाद्वीप हैं, वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। अब ये महाद्वीपीय विस्थापन का विचार किस में है? किन किन लोगों ने ये बात बोली कि भाई महाद्वीप है जो गति कर रहे हैं, वो विस्थापन कर रहे हैं, वो स्थिर नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। टेलर महोदय थे, आपने अच्छी तरीके से इनका बहुत सारी बार नाम सुना होगा। तो टेलर महोदय ने क्या किया? इन्होंने भी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1908 में। टेलर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया भाई? 1908 में किया। और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1910 में। ठीक है, तो टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1908 में। प्रकाशन कब हुआ? 1910 में। ठीक है, अब इनके जो सिद्धांत था, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था, इसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इस सिद्धांत का? तो प्यारे साथियों, इसके सिद्धांत का उद्देश्य था टर्सरी युग में मोड़दार वलित पर्वतों की व्याख्या करना। जो टेलर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था, उसका उद्देश्य था कि टर्सरी युग में जो मोड़दार पर्वत हैं, जो वलित पर्वत हैं, उनकी व्याख्या करना। कि भाई जो टर्सरी युग में जो मोड़दार पर्वत बने हैं, जो वलित पर्वत बने हैं, उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करना कि ये पर्वत कैसे बने। ठीक है, और टेलर महोदय ने बताया कि भाई जब उस टाइम भी टेलर महोदय ने भी कल्पना की कि उस टाइम भी दो स्थलखंड थे। क्या थे? दो स्थलखंड थे। एक का नाम गोंडवाना लैंड था और दूसरे का नाम अंगारा लैंड था। ठीक है, तो टेलर के अनुसार दो स्थलखंड थे, एक का नाम अंगारा लैंड था, दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड था। टेंशन मत लो, अंगारा लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड क्या था, ये दोनों मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दूंगा आपको थोड़ा सा आगे। जब हम वैगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड शब्दों का यूज हुआ है, तो वहाँ पर हम सभी चीज़ें पढ़ लेंगे सही ढंग से। ठीक है, तो टेलर महोदय ने भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों की बात की। ठीक है, अब भाई क्या हुआ? टेलर महोदय ने बताया कि भाई जो ये दोनों स्थलखंड थे, वो क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे, ये स्थिर नहीं थे, विस्थापन कर रहे थे ये। और ये विस्थापन दो दिशाओं में कर रहे थे। पहली दिशा थी विषुवत रेखा की ओर और दूसरी दिशा थी पश्चिम की ओर। भाई एक तो ये विषुवत रेखा की ओर गति कर रहे थे, दूसरी साइड ये विषुवत रेखा की ओर गति कर रहे थे। समझ में आई ये बात? फिर थोड़ा आगे चलो। अब भाई ये जो गति कर रहे हैं, विषुवत रेखा की ओर गति कर रहे हैं, पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, तो ये गति कर क्यों रहे हैं? वॉट इज़ द रीज़न?
मतलब किस कारण से ये गति कर रहे हैं, तो इन्होंने उस गति का मुख्य कारण बताया चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, कि भाई जो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है उस ज्वारीय शक्ति की वजह से ये गति कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बार देख लो, टेलर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, 1908 में सिद्धांत दिया था, 1910 में प्रकाशन हुआ था। इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था टर्सरी युग में मोरदार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना। टेलर महोदय ने 2 स्थलखंडों की बात की, एक था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, टेलर ने बताया कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये जो स्थलखंड है वो 2 दिशाओं में गति कर रहे हैं, एक तो पश्चिम दिशा में कर रहे हैं, दूसरी विषुवत रेखा की ओर कर रहे हैं। और ये जो गति कर रहे हैं, इनकी गति का मुख्य कारण है चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। किसके कारण गति कर रहे हैं भाई? चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण। ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक महोदय थे जिनका नाम था एंटोनियो श्नीडर। एक एंटोनियो श्नीडर नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने 1858 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात कर दी। ठीक है, तो प्रवाह सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार कब रखा गया कि जो ये प्रवाह हो रहा है ना, महाद्वीपीय प्रवाह, तो इसका विचार सबसे पहले कब रखा गया? तो ये रखाया गया भाई साहब 1858 में। ठीक है, किसने रखा? एंटोनियो श्नीडर ने। कि ये जो प्रवाह का जो विचार था वो सबसे पहले 1858 में एंटोनियो श्नीडर ने रखा। ठीक है, और एंटोनियो श्नीडर के जो प्रवाह सिद्धांत था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कोयले की परतों के अवशेषों में समानता को स्पष्ट करना। कोयले की परतों में अवशेषों की समानता को स्पष्ट करना। एंटोनियो श्नीडर का जो सिद्धांत था, प्रवाह सिद्धांत, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ये कोयले की परत है ना, और इनमें जो अवशेष है वो समान रूप से क्यों है, क्या कारण है जिनकी वजह से कोयले की परतों में अवशेष समान रूप से हैं। ठीक है, यहाँ तक की रामलीला आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली रामलीला की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 निशान लगा लो इसके, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन टपकता है। वो था वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। 2 मिनट में इनकी स्टोरी बता देता हूँ मैं। भाई साहब, जो वैगनर महोदय थे ये जर्मनी के थे, और ये साइंटिस्ट थे, वो जलवायु विज्ञान में थे और भूगर्भ शास्त्र में थे। ठीक है, तो जलवायु वेता थे, तो जलवायु के ऊपर ही रिसर्च करेंगे। तो इनके साथ एक घटना ये घटी कि भाई ये करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया। ये करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया। इनका टारगेट था कुछ और करना, कुछ और हो गया। इन्होंने कभी टारगेट नहीं लिया था कि मैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दूंगा। इन्होंने जलवायु वेता थे, तो ये जलवायु से संबंधित कोई रिसर्च कर रहे थे कि भाई ये जलवायु क्यों बदल रही है। हर स्थान पर अलग अलग जलवायु है, कहीं पर ठंडी जलवायु है, कहीं पर गर्म जलवायु है, कहीं पर बर्फ़ जमी हुई है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। तो ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? हालांकि इन्होंने ऐसी भी जगह देखी, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़ पड़ी हुई है, उत्तराखंड में बर्फ़ नहीं है। मतलब पास में इतना बड़ा जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है भाई ये? तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया, अपना रिसर्च प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इनको उसमें तो सफलता नहीं मिली कि ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, लेकिन इनको एक नई जगह सफलता मिल गई, और वो भी इतनी शानदार सफलता मिली जिसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि वैगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर, अब हम पढ़ते हैं इसको बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जो प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर, इनका पूरा नाम ध्यान रखना, अल्फ्रेड वैगनर है, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। एक प्रसिद्ध जलवायु वेता थे और भूशास्त्र वेता थे। नवंबर 2017 नेट जेआरएफ के पेपर में क्वेश्चन आया था कि वैगनर थे ऑप्शन ए जलवायु वेता, ऑप्शन बी भूशास्त्र वेता, ऑप्शन सी जलवायु वेता एवं भूशास्त्र वेता, ऑप्शन डी भूगोल वेता।
तो ध्यान रखना अल्फ्रेड वैगनर जलवायुवेता और भूशास्त्रवेता थे। क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा गया था, कथन कारण का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि वैगनर महोदय ने अपना सिद्धांत दे दिया 1912 में। कब दे दिया? 1912 में। अब क्या हुआ कि भाई 1912 में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से इनके सिद्धांत पर कोई ध्यान नहीं दिया, इनके सिद्धांत पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात आई 1920 की। 1920 में चलकर भाई साहब इनका सिद्धांत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हो गया। लोगों को पता चला कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी वैगनर महोदय ने एक बहुत शानदार सिद्धांत दे दिया, ठीक है। तो वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1912 में। इनके सिद्धांत को व्याख्याता या प्रसिद्धि कब प्राप्त हुई? 1920 में। इतना लेट क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है भाई। वैगनर का मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्याओं का समाधान करना। वैगनर का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्याओं का समाधान करना। वैगनर के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी पर ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इनसे संबंधित ये जो समस्या है, इनका समाधान करना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़ पड़ रही है, कोई इलाका है जहाँ पर बर्फ़ है, कहीं पर सूखा है, मतलब सब कुछ गड़बड़ चल रहा था। कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा था। तो इन्होंने भाई साहब रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया कि भाई ये अलग अलग जगह ये सिस्टम क्या हो रहा है। यहाँ बर्फ़ जम रही है, पास में ही बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, पास में ही बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, क्या हो रहा है ये। तो इन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च किया और उन्होंने प्राप्त किया कि भाई ये दो कारण हो सकते हैं कि जलवायु संबंधित जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि हो सकता है ये जो जलवायु है, सपोज दैट यहाँ पर जलवायु है, यहाँ पर स्थल है, ये नीचे का हाथ मेरा स्थल है, ऊपर का हाथ मेरा जलवायु है। दो कारण बताए। पहला कारण कि हो सकता है जलवायु स्थिर रहे, स्थलखंड बदलते रहें, ठीक है। तो ये ठंडी जलवायु, सपोज दैट यहाँ पर बर्फ़ है, बिल्कुल टेम्परेचर लो है इसका, इस जलवायु का। यहाँ पर कोई एरिया है, कोई भी महाद्वीप आया यहाँ पर, इसके नीचे रहा, यहाँ पर क्या हो गई, बर्फ़ जम गई, प्रवाह करके आगे निकल गया। अब ये किस इलाके में आ गया, सूखे इलाके में आ गया, और यहाँ पर क्या थी, वो बर्फ़ पिघल गई। और इसी जगह पर जो ये ठंडी जलवायु क्षेत्र था, इस जगह पर कोई दूसरा गर्म महाद्वीप आ गया, ठीक है। तो वहाँ पर पहले गर्मी थी, लेकिन जब वो इस ठंडे इलाके के नीचे आया तो वहाँ पर क्या हो गई, सर्दी हो गई। देखना मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात देख लो, ये स्थलखंड था, ठीक है। स्थलखंड क्या रहा, स्थिर रहा, जलवायु बदली, ठीक है, जलवायु बदल गई। स्थलखंड यहीं है, यहीं कभी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर कभी सर्दी पड़ रही है, यहीं पर कभी सूखा पड़ रहा है। यह भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि स्थलखंड स्थिर ना हो सकता है कि स्थलखंड भी एक जगह रह रहे हो, जलवायु बदल रही हो। तो एक स्थिति तो क्या बन गई कि भाई स्थलखंड स्थिर है, जलवायु बदल रही है। दूसरी स्थिति क्या बन गई कि भाई जलवायु स्थिर है, स्थलखंड बदल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने दो बात बताई। पहली बात कि स्थल भाग तो स्थिर है, जबकि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण किसी स्थान पर कभी शीत, कभी उष्ण, तो कभी शुष्क या कभी आर्द्र जलवायु का विस्तार हो रहा है, ठीक है। स्थल भाग तो स्थिर है, ये जो स्थल भाग है भाई बिल्कुल स्थिर है, लेकिन जो जलवायु है ना उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसमें कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, तो इससे ये अपने आप परिवर्तित हो रहा है। जब ठंड हुई तो यहाँ पर बर्फ़ जम गई, जब गर्मी हुई तो यहाँ पर सूखा आ गया, ठीक है। ऐसी स्थिति होती रही। पहली स्थिति तो ये बताई। दूसरी स्थिति इन्होंने क्या बता दी भाई कि जलवायु कटिबंध स्थिर थे। ये जलवायु है ये तो स्थिर है भाई, ठंडी है। सपोज दैट हम ठंडी मान के चलते हैं, चाहे आप गर्म मान लो, कुछ भी मान लो, एक मान लो, कुछ भी गर्म मान लो, चाहे ठंडी मान लो। यदि इसको गर्म मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी ऐसा स्थान था, ठीक है, जो ठंडा था, इसके नीचे आया। जब इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये गति करके यहाँ चला गया, वापस ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ठंडे में देख लो, ठंडे में क्या होगा, जहाँ पर ठंड है
ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से ठंड है यहाँ पर। कोई स्थलखंड यहाँ पर है, गर्म है, ये गति करके इसके नीचे आया, बिल्कुल ठंडा हो गया, बर्फ़ जम गई इस पर। फिर गति करके सूखे में चला गया, अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्र में, फिर वो बर्फ़ पिघल गई। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति होती रही। तो ये दो उन्होंने बात बताई कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में कि ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब आगे देखो भाई, अब आते हैं हम इनके सिद्धांत पर, जो मेन बातें बताई इन्होंने। सिद्धांत का प्रधान रूप, वैगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड संलग्न थे। ठीक है, वैगनर महोदय ने माना एक बात कि जो भाई कार्बोफेनिस काल था, बहुत पीछे का, उस टाइम क्या थे कि बहुत समय पहले ये जितने भी स्थलखंड हैं, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ये सभी क्या थे, ये सभी आपस में एक गोले के रूप में थे, आपस में ये सभी जुड़े हुए थे। ठीक है, वैगनर ने क्या माना कि कार्बोनिफेरस काल में कार्बोनिफेरस काल में ये सभी के सभी जो महाद्वीप हैं, सभी के सभी जो स्थलखंड है, वो आपस में जुड़े हुए थे, आपस में संलग्न थे, या एक गोले के रूप में थे। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि जब यार इसको हम बार बार गोला बोलेंगे तो इसकी बजाय इसको कोई नाम दे दे। तो उन्होंने क्या किया, उस गोले का नाम रख दिया पेंजिया। क्या रख दिया, उस गोले का नाम पेंजिया रख दिया। ठीक है, तो पेंजिया क्या था भाई साहब, पेंजिया था एक वो गोला जिसमें समस्त स्थलखंड विद्यमान थे। ठीक है, या फिर वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, तो उस जुड़े हुए गोले को क्या बोला उन्होंने, पेंजिया बोला। ठीक है, तो वैगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड संलग्न थे और इस स्थलखंड को ही उन्होंने पेंजिया कहा। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात। अब उन्होंने आगे क्या बताया कि भाई जो ये महासागर जल कहाँ से आए, फिर ये चलो हमने बता दिया कि ये जो स्थलखंड थे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये तो आपस में जुड़े हुए थे और उनको हमने क्या कह दिया, पेंजिया बोल दिया। लेकिन ये प्रशांत महासागर, ये जो जलीय क्षेत्र है, ये क्या था, तो इन्होंने बताया कि भाई साहब जो ये पेंजिया था ना, इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ जल भरा हुआ था। क्या था भाई, इस पेंजिया के चारों तरफ जल भरा हुआ था। ऐसे क्या भरा हुआ था, मैं बताता हूँ, जल भरा हुआ था। क्या था भाई कि इसके चारों तरफ ये जल भरा हुआ था, इस तरीके से बिल्कुल चारों तरफ जल भरा हुआ था। और इस जलीय क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया भाई कि ये जो जल भरा हुआ क्षेत्र था पेंजिया के चारों तरफ, ये क्या था, पैंथालासा था। क्या था भाई, पैंथालासा। ये जो चारों तरफ जल भरा हुआ क्षेत्र था ये क्या था, पैंथालासा। इसको क्या नाम दे दिया, पैंथालासा नाम दे दिया। ठीक है, तो पेंजिया एक स्थलखंड था, पैंथालासा एक जलीय क्षेत्र था। ये ध्यान रखना, पेंजिया एक स्थलखंड है, पैंथालासा एक जलीय खंड है। ठीक है, पैंथालासा पेंजिया के चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग है। तो पेंजिया के चारों ओर विशाल जल भाग या जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, पैंथालासा कहते हैं। आगे देखो भाई, पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। अब क्या बात हुई कि भाई कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया। जो पेंजिया था, जो वो गोला था, उसमें क्या हुआ, उसका विभाजन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और विभाजन के दो कारण हुए। जो ये विभाजन प्रारंभ हुआ ना भाई, इस विभाजन के दो कारण थे, गुरुत्व और पलवनशीलता बल के कारण। गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, पेंजिया का विभाजन प्रारंभ कब हुआ, कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, और कार्बोनिफेरस काल में गुरुत्वाकर्षण बल और पलवनशीलता बल, गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल के कारण ये पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी के कारण जो आकर्षित करने वाला बल होता है, पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती रहती है, तो उसको तो बोलते हैं गुरुत्व बल। पलवनशीलता का बल होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो इसके चारों तरफ घर्षण की वजह से एक बल पैदा होता है।
ठीक है। इसके चारों तरफ पृथ्वी के घर्षण की वजह से, पृथ्वी बहुत तेज़ गति से घूम रही है, तो इसके चारों ओर घर्षण की वजह से क्या होता है, एक बल पैदा होता है जिसको प्लवनशीलता बोलते हैं। ठीक है। तो भाई कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि उस पेंजिया का गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के कारण दो भागों में विभाजन हो गया। ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ क्या कि ये पेंजिया था, इसके ऊपर दो बलों ने काम किया, गुरुत्व बल ने और प्लवनशीलता बल ने, और इन दोनों बलों ने काम कर और इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। इस पेंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया। किसी भी वस्तु में आपको दो भाग करने हैं तो क्या करोगे, बीच में दरार डाल दो। ठीक है। ये दो वस्तु हैं, इनमें विभाजन कब होगा, जब इन दोनों के बीच में दरार पड़ेगी। ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, ये दो भागों में टूट गया। ठीक है। ये दो भागों में टूट गया और ये बीच में एक दरार पड़ गई। क्या पड़ गई, एक बीच में ये दरार पड़ गई। दो भागों में टूटते पेंजिया के बीच में एक दरार पड़ गई। और आपको अब भी पता हो, अभी मैंने बताई थी ये बात कि भाई जो ये पेंजिया था इसके चारों तरफ क्या था, एक जलीय क्षेत्र था जिसको हम पैनथालासा बोलते हैं। तो जैसे ही पेंजिया दो भागों में टूटा, ठीक है, जैसे ही पेंजिया दो भागों में टूटा और बीच में ये दरार बनी। ठीक है। तो जैसे ही दरार बनी तो भाई साहब ये जो चारों तरफ का पानी था, चारों तरफ का जो पानी था पैनथालासा का, वो आकर इसमें भर गया। ठीक है, आकर इसमें भर गया। तो ये जो पानी से भरा हुआ क्षेत्र था इसको क्या बोल दिया इन्होंने, टेथिस सागर बोल दिया। क्या बोल दिया, टेथिस सागर बोल दिया। और टेथिस सागर के ऊपर जो पेंजिया का भाग था इसको इन्होंने अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोल दिया। और टेथिस सागर के जो दक्षिण का भाग था इसको इन्होंने गोंडवाना लैंड बोल दिया। ठीक है। तो अंगारा लैंड क्या था, पेंजिया का उत्तरी भाग। गोंडवाना लैंड क्या था, पेंजिया का दक्षिणी भाग। टेथिस सागर क्या था कि जब पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ तो उन दोनों भागों के बीच में दरार पड़ गई और उस दरार में पैनथालासा का जो जल था वो आकर भर गया। और उस जल भरे हुए क्षेत्र को जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, उसको उन्होंने क्या कहा, टेथिस सागर कहा। अब भाई थोड़ी आगे चलो। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, आगे क्या चला कि जूरेसिक काल में गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया। जूरेसिक काल में गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया और अंगारा लैंड का भी विभाजन हो गया। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों का हुआ था। ठीक है, लिख लेना अंगारा लैंड। तो क्या हुआ कि जूरेसिक काल में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का भी विभाजन हो गया। ठीक है। तो भाई ये हमारा क्या था, टेथिस सागर था बीच में, इसके ऊपर ये क्या था, ये हमारा अंगारा लैंड था और ये हमारा गोंडवाना लैंड था। अब क्या हुआ कि जूरेसिक काल में ये भी आपस में क्या हुए, बिछुड़ गए, इनमें भी विभाजन हो गया। तो अंगारा लैंड में तो कौन कौन बन गया, उत्तरी अमेरिका बन गई, यूरोप बन गया और एशिया बन गई। ठीक है। दक्षिणी जो गोलार्ध था जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं उसमें कौन कौन बन गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, प्रायद्वीपीय भारत बन गया, अफ्रीका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया और अंटार्कटिका बन गई। ठीक है। तो अंगारा लैंड में कौन कौन बन गए, अंगारा लैंड में बन गया भाई साहब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीन भागों में विभाजित हो गया। और गोंडवाना लैंड 4-5 भागों में विभाजित हो गया जिसमें दक्षिण अमेरिका बन गई, प्रायद्वीपीय भारत बन गया, अफ्रीका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, अंटार्कटिका बन गया, मेडागास्कर बन गया, मेडागास्कर भी बन गया था। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से अंगारा लैंड 3 भागों में विभाजित हो गया, गोंडवाना लैंड 5-6 भागों में विभाजित हो गया। कौन से काल में हुआ, जूरेसिक काल में। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जूरेसिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ दक्षिण अमेरिका में, प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण अमेरिका में, प्रायद्वीपीय भारत में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और मेडागास्कर में। ठीक है। तो जूरेसिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया दक्षिण अमेरिका में, प्रायद्वीपीय भारत में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और मेडागास्कर में। वहीं क्या हुआ, अंगारा लैंड का विभाजन हो गया उसी टाइम अंगारा लैंड का विभाजन किस किस में हुआ भाई, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में।
उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में अंगारा लैंड का विभाजन हो गया। कौन से काल में? जूरासिक काल की बात चल रही है। जूरासिक काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का विभाजन हो गया। अब भाई आगे, अब जो महाद्वीपीय प्रवाह की बात करें हम कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, मतलब जो ये स्थल खंड थे वो स्थिर नहीं थे, इनमें गति हो रही है, ये चारों तरफ गति कर रहे हैं। तो स्थल खंड थे ना जो दो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लग गए। अब ये जो टुकड़े थे, अंगारा लैंड के 3 टुकड़े, गोंडवाना लैंड के 5-6 टुकड़े, ये अलग अलग दिशाओं में गति करने लग गए। और ये गति 2 दिशाओं में करने लग गए भाई। एक तो गति करने लग गए ये भूमध्य रेखा की ओर, दूसरे साइड ये गति करने लग गए पश्चिम दिशा की ओर। ये कौन कौन सी दिशा में गति करने लग गए? एक तो करने लग गए भूमध्य रेखा की ओर और दूसरे करने लग गए पश्चिम की ओर। ये 2 दिशा में गति करने लग गए। अब जो भूमध्य रेखा की ओर गति कर रहे थे, तो भाई ये भूमध्य रेखा की ओर क्यों जा रहे थे? तो उनका कारण था गुरुत्व बल और पलवनशीलता का बल। कि गुरुत्व बल और पलवनशीलता के बल के कारण जो स्थल खंड थे वो भूमध्य रेखा की ओर गति कर रहे थे। दूसरी साइड सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, किसके कारण? सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण जो स्थल खंड थे वो पश्चिम की ओर गति कर रहे थे। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में स्थल खंडों के पश्चिम की ओर गति करने के लिए कौन से बल उत्तरदायी थे? तो पश्चिम की ओर गति करने के लिए उत्तरदायी थे सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल या सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल। ये भी ध्यान में रख लेना, ज्वारीय बल या आकर्षण बल दोनों एक ही होते हैं। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में स्थलखंड भूमध्य रेखा की ओर गति कर रहे थे, तो उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था गुरुत्व बल या पलवनशीलता का बल। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्या हुआ भाई साहब, ये गति कर रहे हैं, तो जब ये गति करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग चीज़ों का निर्माण होगा ना। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये स्थलखंड है, ठीक है, और इनमें ये भाई टुकड़े हो गए, ये इसमें टुकड़े हो गए, ये इसमें इस तरीके से टुकड़े हो गए अलग अलग, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये भाई पानी भरा हुआ है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो आपको पता है कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ऊपर नीचे हटे थे तो इनके बीच में दरार पड़ी थी, तो उसमें पानी भर गया था आकर, ठीक है, ये पानी भर गया था आकर उसमें, ठीक है। इसी तरीके से यदि ये दोनों जो स्थलखंड हैं, ये दोनों जो स्थलखंड हैं, ये कोई सा भी स्थलखंड, यदि ये चारों तरफ किसी भी साइड में गति करेंगे तो यहाँ पर भी आकर पानी भर जाएगा। आपको भी पता है ना कि सपोज डैट यहाँ पर तो पहले पानी भरी गया आके, ठीक है, इस तैतीस सागर में तो पानी आके भरी गया, लेकिन यदि ये दोनों स्थलखंड, इन दोनों स्थलखंडों के बीच में यदि दरार पड़ती है तो उसमें भी पानी आके भरेगा। यहाँ दरार पड़ेगी तो यहाँ भी आके भरेगा, यहाँ दरार पड़ेगी तो यहाँ भी आके भरेगा पानी, यहाँ दरार पड़ेगी तो यहाँ भी पानी आके भरेगा। मतलब चारों तरफ ये हमारी मुट्ठी है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी भी दरार पड़ेगी उसमें पानी भर जाएगा, फिर दरार पड़ी फिर पानी भर जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुई। तो जैसे जैसे ये आपस में दूर एक दूसरे की ओर गति करने लगी ये स्थलखंड, तो बीच में दरार पड़ने लगी और दरार में आके पानी भरने लग गया। अब देखो भाई, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, हमारा गोंडवाना लैंड है और इसमें ये क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर गति करने लग गया। जैसे जैसे ये उत्तर की ओर गति करता गया और इसका जो दक्षिणी भाग था इसमें पानी भरता गया, ये उत्तर की ओर गति करता गया, इसके दक्षिणी भाग में पानी भरता गया। उत्तर की ओर गति करता गया प्रायद्वीपीय भारत, इसके दक्षिणी भाग में पानी भरता गया, और इस पानी के क्षेत्र को क्या बोल दिया इन्होंने? हिंद महासागर बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? हिंद महासागर बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, अच्छा ये साफ नहीं दिख रहा, कोई ना, मैं बोल रहा हूँ सही ढंग से। अब क्या हुआ, ये स्थलखंड है, ठीक है, ये स्थलखंड है अंगारा लैंड के, ये स्थलखंड है गोंडवाना लैंड के,
ठीक है। अब क्या हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ये रही, दक्षिणी अमेरिका ये रही, और इन दोनों ने डिसीजन ले लिया कि भाई हम पश्चिम की ओर गति करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका ये थी, दक्षिणी अमेरिका ये थी, तो ये दोनों ने क्या किया, पश्चिम की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ते गए तो इस वाले भाग में क्या हुई, दरार पड़ती गई। जैसे जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गति करते गए तो इन दोनों के बीच में दरार पड़ती गई। ठीक है, ये दरार बढ़ती गई, ये पश्चिम की ओर बढ़ते गए, ये दरार बढ़ती गई। ठीक है, और इस दरार में क्या हुआ, वो चारों तरफ का जलाकर भर गया। ठीक है, और इसे क्या कह दिया, अटलांटिक महासागर। क्या कह दिया भाई, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब ये अटलांटिक महासागर तो बन गया, किसकी वजह से बना, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण। लेकिन भाई ये जो अटलांटिक महासागर है वो ऐसा आकार का क्यों है भाई, जब वो पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं तो सीधा बनना चाहिए, ऐसा आकार का क्यों है भाई। उसका कारण ये है कि जो ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गति कर रहे थे ना, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका जो पश्चिम की ओर गति कर रहे थे, ये समान दर से गति नहीं कर रहे थे। कैसे, समान दर से गति नहीं कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका तेज गति से गति कर रहा था, दक्षिणी अमेरिका धीरे गति कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया था इनका, सॉरी मैंने गलत बता दिया। इसमें क्या था कि जो उत्तरी अमेरिका था वो तेज गति से गति कर रहा था, धीमी गति से गति कर रहा था, दक्षिणी अमेरिका तेज गति से गति कर रहा था। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका तेज गति से गति कर रहा था, उत्तरी अमेरिका धीमी गति से गति कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक इस तरीके का आकार बन गया। तो इससे क्या हुआ कि अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का क्यों है, तो उसका कारण है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का असमान गति से पश्चिम की ओर प्रवाहित होना। क्वेश्चन आ जाता है कि अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का क्यों है, तो उसका कारण है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का असमान गति से पश्चिम की ओर प्रवाहित होना। अब भाई अटलांटिक कटक की बात कर ले तो मध्य जो अटलांटिक कटक है उसकी उत्पत्ति का कारण भी यही है, क्या, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाहित होना। जो अटलांटिक कटक है उसकी उत्पत्ति का कारण भी क्या ही है, तो उसकी उत्पत्ति का कारण भी यही है कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाहित होना। मध्य अटलांटिक कटक ऐसा आकार का है, मध्य अटलांटिक कटक की आकृति भी वही ऐसा आकार का है, तो उसका कारण भी यही है कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का असमान दर से पश्चिम की ओर गति करना। अब देखो भाई, आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ था महाद्वीपों का ध्रुवों से हटना। जब महाद्वीप थे वो ध्रुवों से हट गए तो क्या हुआ, उस ध्रुवीय क्षेत्र में जल आकर भर गया और वहाँ पर आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर के निर्माण का सबसे बड़ा कारण क्या है, महाद्वीपों से ध्रुवों का हटना। अब आगे आ जाओ भाई कि प्रशांत महासागर के निर्माण का कारण क्या है। भाई सब ये जब बन गए तो प्रशांत महासागर के निर्माण का कारण क्या है, अब मैं समझाता हूँ मेरे प्यारे साथियों। ये पैंथालस है, ठीक है, ये पैंथालस है, यहाँ पर ये स्थलखंड है। ठीक है, इस तरीके से ये स्थलखंड है। ठीक है, अब ये स्थलखंड क्या कर रहे हैं, चारों तरफ गति कर रहे हैं भाई। ये स्थलखंड क्या कर रहे हैं, चारों तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये स्थलखंड गति करेंगे तो क्या होगा, जब ये दोनों उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गति करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पैंथालस है ना, उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पैंथालसा का आकार यहाँ छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक कौन आ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, जब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यहाँ तक आ जाएगा तो इस एरिया में जो पैंथालस है उसका आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर हुआ। सपोज डैट ये पैंथालस है, इसमें ये स्थलखंड है। यदि ये चारों तरफ गति करेंगे तो क्या होगा, जो किनारा है, जो किनारे वाला क्षेत्र वो क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा ना। तो उसी की वजह से क्या हुआ, उसी की वजह से प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। देख लो, प्रशांत महासागर के निर्माण का कारण था पैंथालसा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण। पैंथालसा पर
चारों तरफ से कई दिशाओं से महाद्वीप अतिक्रमण कर रहे हैं, महाद्वीप पैंथालासा में अंदर घुस रहे हैं। तो पैंथालासा के अंदर महाद्वीपों के घुसने के कारण क्या हुआ, वो पैंथालासा था चारों तरफ से वो सिकुड़ गया, और जब पैंथालासा चारों तरफ से सिकुड़ा तो वो प्रशांत महासागर बन गया। कौन सा, उसका नाम रख दिया प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के निर्माण का कारण क्या था, पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण या महाद्वीपों के चारों दिशाओं में प्रवाहित होने के कारण, महाद्वीपों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने के कारण पैंथालासा सिकुड़ गया, जिससे प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये केवल मैं ही बता रहा हूँ, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी। अब सुन लो भाई, देखो स्थल एवं जल का वर्तमान स्वरूप कौन से युग में आ गया था, प्लायोसीन युग में आ गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान समय में जो स्थल और जल का रूप है वो कौन से युग में आया था, तो प्लायोसीन युग में आया था। ध्यान रखना, स्थल एवं जल का वर्तमान रूप है, स्थल और जल का जो वर्तमान रूप है वो प्लायोसीन काल में आया था। ठीक है। पेंजिया विद्यमान था परमियन काल में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है बहुत सारी बार कि निम्नलिखित में से कौन से काल में पेंजिया विद्यमान था। ठीक है, तो वो बहुत सारे काल दे देंगे, तो ध्यान रखना परमियन काल में पेंजिया विद्यमान था। ठीक है। आगे देखो, पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था। पेंजिया का विभाजन प्रारंभ कब हुआ था, कार्बोनिफेरस काल में। पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया था, मतलब पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ था त्रियासिक काल में। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों पढ़ सकते हो, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ था त्रियासिक काल में। पेंजिया का विभाजन हो गया त्रियासिक काल में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ त्रियासिक काल में। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन खत्म हुआ, मतलब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन कंप्लीट हुआ जूरेसिक काल में। कौन से में, जूरेसिक काल में। आगे देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो अंगारा लैंड में भी विभाजन गोंडवाना लैंड के समान समय में हुआ था। जब जब गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ उसी टाइम अंगारा लैंड में विभाजन हो रहा था। ठीक है। तेथिस सागर अस्तित्व में आया, तो भाई जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दोनों अच्छी तरीके से विभाजित हो गए थे तभी तो तेथिस सागर बना था ना। तो तेथिस सागर अस्तित्व में कब आया था, जब पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया था। कब आए थे, तेथिस सागर कब अस्तित्व में आया था, जब पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया था। और पेंजिया दो भागों में विभाजित कब हुआ था, त्रियासिक काल में। तो तेथिस सागर अस्तित्व में कब आया था, त्रियासिक काल में। तेथिस सागर का अस्तित्व प्रारंभ कब हुआ था, क्वेश्चन पूछ ले कि तेथिस सागर का अस्तित्व प्रारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था कार्बोनिफेरस काल में, क्योंकि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में दरार पड़ना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो उसी काल में तेथिस सागर का निर्माण प्रारंभ हो गया था। पूछ ले, इन दोनों दरारों के बीच का जो क्षेत्र है, ये दो दरार है, ये दो स्थलखंड है, इनके बीच की जो दरार का क्षेत्र है इसका निर्माण कब होगा, तो ये दरार कब बनना प्रारंभ होगी, जब ये दोनों दूर हटना प्रारंभ होंगे। ये दरार कंप्लीट रूप से कब बनेगी, जब ये दोनों दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तेथिस सागर का अस्तित्व प्रारंभ हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, नहीं पढ़ने को मिलेंगी आपको ये हर जगह। ठीक है, अब देखो भाई, प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण कि जो ये प्रवाह हो रहा है ना, इसके पक्ष में क्या क्या परिणाम थे कि भाई ये प्रभावित हो रहे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये चारों तरफ गति कर रहे हैं। इसका प्रूफ दो भाई, हमें प्रूफ चाहिए। और विद्वानों ने बोला कि भाई प्रूफ दे तू वैगनर, तो वैगनर ने प्रूफ दिया पहला, जिग्सा फिट। जिग्सा फिट क्या होता है कि जब कोई भी दो स्थलखंडों को आपस में आप वैसे की वैसे मिला सकते हो जैसे पहले थे। सपोज डैट ये हमारे दो स्थलखंड हैं, ये पहले ऐसे थे, ये दोनों दूर दूर चले गए, और यदि इनको हम बाद में आपस बिल्कुल वैसे की वैसे मिला सकते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, जिग्सा फिट कहते हैं। जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है। ठीक है, मानचित्र में इसी तरीके ये पहले आपस में जुड़े हुए थे,
अब बीच में अटलांटिक महासागर आ गया, लेकिन अब भी हम चाहें तो इनको आपस में मिला सकते हैं, बिल्कुल एज इट इस तरीके से हम मिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख लो बिल्कुल इसी तरीके से हम मिला सकते हैं इनको, बिल्कुल इस तरीके से मिला सकते हैं, देख लो चाहे बिल्कुल भी बीच में दरार नहीं रहेगी, बिल्कुल एज इट इज जैसे कैसे मिल जाएंगे। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, जिग्सा फिट बोलते हैं। तो जिग्सा फिट की स्थिति कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में मिलती है, तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में मिलती है, ठीक है। देख लो जिग्सा फिट साउथ अमेरिका एवं अफ्रीका के दोनों तटों को मिलाकर एक स्थलखंड बनाया जा सकता है। अब दूसरा प्रमाण था भूगर्भिक आधार पर, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी उनके आधार पर। इस साइड अब बात की जाए दक्षिण अमेरिका की आंतरिक संरचना, अफ्रीका की आंतरिक संरचना बहुत हद तक आपस में मिल रही थी। तो ये आपस में मिल रही हैं तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ पहले गड़बड़ थी, ये दोनों एक जैसे थे। दोनों तटों के भू वैज्ञानिक इतिहास एवं संरचना में भी समान था। अब जो दोनों तट हैं, ये अमेरिका का तट है, ये अमेरिका का तट है, ठीक है, और ये अफ्रीका का तट है। तो इन दोनों तटों में भूगर्भिक रूप से भी समानता मिल रही है। तो जब इनमें भूगर्भिक रूप से समानता मिल रही है, इनकी संरचना में समानता मिल रही है, तो मतलब ये पहले दोनों एक थे। अटलांटिक के दोनों तटों पर पाई जाने वाली चट्टानें, भाई अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट थे, यहाँ पर पूरे अटलांटिक महासागर की बात की गई है। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप और ये अफ्रीका। तो ये जो अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट है ना, इन दोनों तटों पर चट्टानों में भी समानता मिली। जीवावशेष जिसको फोमिस बोलते हैं, इसमें भी समानता मिली। फॉसिल बोलते हैं, जीवावशेषों को फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिल जीवावशेषों की भी समानता मिली, वनस्पति के अवशेषों में भी समानता मिली और चट्टानों में भी समानता मिली। कि भाई जो अटलांटिक महासागर के जो दोनों किनारे थे उनमें चट्टानों के आधार पर भी समानता थी, जीवावशेषों के आधार पर भी समानता थी और वनस्पति के अवशेषों के आधार पर भी समानता थी। तो भाई इतनी समानता मिल रही है, क्या कारण है? कारण सीधा सा एक ही है कि दोनों पहले एक थे। स्कैंडिनेविया, ध्यान रखना स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 देश आते हैं। स्कैंडिनेविया में 3 देश आते हैं, एक का नाम नॉर्वे है, दूसरे का स्वीडन है, तीसरे का डेनमार्क है। के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लैम्बिक नामक छोटे जंतु, ठीक है, कि जो स्कैंडिनेविया था उसके उत्तरी भाग में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में एक लैमिंग नामक छोटे छोटे जंतु पाए जाते थे। तो उनके अवशेष पाए गए यहाँ पर, तो उनसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई ये पहले एक ही स्थलखंड थे। ग्लोसोपट्रिस वनस्पति ग्लोसोपट्रिस वनस्पति है, वो भी इसका प्रमाण है। ग्लोसोपट्रिस वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, फोकलैंड में पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि ग्लोसोपट्रिस वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यहाँ पर ग्लोसोपट्रिस वनस्पति मिलती है। तो जब यहाँ पर सभी जगह ग्लोसोपट्रिस वनस्पति पाई जा रही है तो उसका मतलब चल रहा है कि यहाँ पर पहले सब एक थे। भाई यहाँ पर कुछ कुछ समानता मिल रही है, जैसे मेरे और मेरे भाई में कुछ समानता मिल रही है। तो हम ऐसा नहीं लग जाता कि यार तुम दोनों की शक्ल मिल रही है, तुम दोनों एक फैमिली से हो सकते हो। हम भी अनुमान लगा लेते हैं ना कि यार तुम दोनों भाई तो नहीं हो, हम पूछेंगे क्यों? यार तुम दोनों का फेस मिल रहा है। तुम दोनों भाई बहन तो नहीं हो, हम पूछेंगे क्यों? भाई तुम्हारा फेस मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर था कि भाई ग्लोसोपट्रिस वनस्पति भारत में भी मिल रही है, दक्षिण अफ्रीका में भी मिल रही है, फोकलैंड में भी मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रही है, अंटार्कटिका में मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये स्थलखंड पहले एक थे, ये अनुमान लगाया गया। ठीक है, इसके अलावा कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण प्रभाव का ब्राज़ील, फोकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना साम्यावस्था। ठीक है, एक कारण क्या था कि कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फोकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला, कि कार्बोनिफेरस युग में जो हिमानीकरण हुआ था उसका प्रभाव ब्राज़ील, फोकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना। ठीक है, इसके अलावा एक कारण था साम्यावस्था। साम्यावस्था उसी को बोलते हैं जो जिग्सा फिट होती है ना, जिग्सा फिट,
उसको हिंदी में साम्यावस्था बोलते हैं, मतलब दोनों को आपस में मिलाया जाना, इसको साम्यावस्था बोलते हैं। इसके अलावा विश्व में कोयले का वितरण, जो विश्व में कोयले का वितरण है वो भी इसका प्रूफ देता है कि पहले सभी स्थलखंड एक थे, ये अब गति करके दूर दूर हो गए। अब इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक दो तत्व और हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे को अभी दो याद आ पाए इसलिए मैंने दो नोट करवा दिए, बाकी मैं आगे करवा दूंगा। तो इस सिद्धांत के समर्थन के परिणाम क्या क्या थे, प्रमाण क्या थे इस सिद्धांत के? महाद्वीपीय वैगनर के विस्थापन सिद्धांत, वैगनर के विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण क्या क्या थे? तो एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत था, दूसरा पुराचुंबकत्व। तो जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसके दो प्रमाण थे, एक प्लेट टेक्टोनिक था, दूसरा पुराचुंबकत्व था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही सारी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।